देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब मैं इलाहाबाद में रहता था। पापा इलाहाबाद में नया नया उनका ट्रांसफ़र हुआ था। हमें सरकारी फ्लैट अलॉट हुआ था। हम शायद ठंडियों में शिफ्ट हुए थे। ठंडियों के समय इलाहाबाद में बहुत ठंड होती है। अच्छा ये था कि हम चौथे फ्लोर पर थे। इससे ऊपर सीधा छत था, तो धूप सेकने के लिए हम छत पर जा सकते थे। अभी हमें शिफ्ट हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, तो आसपास किसी से पहचान नहीं हुई थी। पापा तो ऑफिस चले जाते हैं, फिर घर में मैं और मेरी मम्मी ही रहते हैं। हम दोनों अक्सर धूप सेकने छत पर चले जाते थे। एक बार की बात है, मैं और मम्मी धूप सेकने दोपहर के लगभग 3 बजे छत पर पहुंचे। वहां पर हमें आज सामान्य से थोड़ा ज़्यादा समय लग गया और अंधेरा होने लगा। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और आपस में ही कुछ बातें कर रहे थे। हमारी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में जो आंटी रहती थी, उन्होंने हमें छत पर टहलते देख लिया। उन्होंने जल्दी से शायद हमारी बिल्डिंग के हमारे नीचे रहने वाली आंटी को फ़ोन किया। 2 मिनट में ही नीचे वाली आंटी ऊपर आ गई। उन्होंने हमसे कहा कि अंधेरा होने पर छत पर कभी कभी बंदर और लंगूर आ जाते हैं। 1-2 बार उन्होंने बच्चों को चोट भी पहुंचाई है, तो आप लोग नीचे आ जाइए। मम्मी और मैंने ये बात मान ली और हम लोग नीचे आ गए। इसी बहाने मम्मी और उन आंटियों से बातें होने लगी। ये बात हमारे लिए आई गई हो गई, पर हम लोग अंधेरा होने पर छत से नीचे आ जाते हैं। अगले महीने हमारे यहाँ मेरी नानी आई। उनको इलाहाबाद घूमना था, तो इसी बहाने वो हमारे नए फ्लैट में आ गई। एक शाम की बात है, पापा ऑफिस से लौटे नहीं थे। मम्मी खाने की तैयारी कर रहे थे और मैं शायद से लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। नानी अकेले छत पर थी। वो गई तो थी धूप सेकने, लेकिन फिर थोड़ी शाम हो जाने पर वहीं माला जपने लगी। नानी आंख बंद करके माला जप रहे थे। शाम बस शुरू ही हुई थी, तो थोड़ा उजाला अभी भी था। इतने में नानी को लगा कि जैसे उनके साथ कोई और भी छत पर है। नानी की नज़र ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दूर का देखने के लिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ता था। किस्मत से वो चश्मा लाई हुई थी। चश्मा लगाकर उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया। उनकी नज़र पानी के टंकी के पीछे गई। कोई टंकी को पीछे से छिपकर उनको देख रहा था। उसका पूरा चेहरा तो नहीं दिख रहा था, बस सिर के बाल, माथा, आंखें और नाक का ऊपर का हिस्सा। बाकी पूरा टंकी के पीछे छुपा हुआ था। नानी की नज़र इतनी तेज तो नहीं थी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो भी है, उसकी आंखें सामान्य से ज़्यादा बड़ी हैं। नानी उठकर टंकी के पास गई। उनको लगा कि कोई बच्चा है शायद, लेकिन जब उन्होंने टंकी के पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह अजीब था। जो भी होता, अगर वो भागता तो भागते हुए दिख जाता, वरना कम से कम आवाज़ तो हो ही जाती भागने की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि टंकी के पीछे कोई था ही नहीं। नानी कंफ्यूज होकर वापस अपनी जगह पर जाने को हुई, लेकिन अब की बार नानी को वही चीज़ पानी की दूसरी टंकी के पीछे छुपी दिखे। वो फिर से नानी को उसी तरह छुप कर देख रहे थे। पानी की दूसरी टंकी पहली वाली से करीब 15 फीट की दूरी पर होगी। इतनी जल्दी वो चीज़ बिना किसी आवाज़ के वहाँ चली गई। नानी को समझ में आ गया कि ये कुछ गड़बड़ मामला है। वो अपना सामान छोड़कर नीचे आ गई। उन्होंने मम्मी को बताया कि उनके साथ क्या हुआ ऊपर।
मम्मी इन सब चीज़ों को मानती थी, इसलिए उन्होंने इसे नानी का वहम नहीं समझा। अगले दिन मम्मी ने यही चीज़ अपने पहचान वाली आंटियों को बताई, तो उन आंटियों ने कन्फर्म किया कि हमारी बिल्डिंग की छत पर कुछ तो गलत है। हमारे सामने वाली आंटी ने बताया कि रात को हमारी बिल्डिंग की छत पर कोई टहलता हुआ दिखता है। उस दिन उन्होंने हमें बंदर और लंगूर का झूठ बताया था ताकि हम डर ना जाएं, लेकिन नानी बैठी हुई थी, इसलिए वो बिल्डिंग की रेलिंग से छुपी हुई थी और किसी ने इनको देखा नहीं तो वो फिर किसी को भेजकर नानी को नीचे बुलवा लेती। उन्होंने ये भी बताया कि पहले शाम को बच्चे हमारी बिल्डिंग के छत पर खेला करते थे, लेकिन उनको कोई धक्का मारा करता था, कहीं कोई धक्के से छत से नीचे ना गिर जाए, इसलिए वहां पर खेलना बंद कर दिया गया। उस शाम को नानी माला जप रहे थे, शायद इसीलिए वो चीज़ उनके पास नहीं आ सकी। ये सब जानने के बाद हम कभी भी शाम 4 बजे के बाद छत पर नहीं रुके। वो चीज़ जो भी थी उन्होंने फिर कभी भी हमें परेशान नहीं किया, मगर हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो था क्या। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बचपन में मेरा घर नदी के पास था। हमारे आसपास के सभी लोग अपनी पानी की ज़रूरत उसी नदी से पूरी करते थे। उस नदी से ही हमें पीने, धोने और नहाने का पानी मिलता। इस नदी के एक सिरे पर एक सीढ़ी नुमा घाट बना हुआ था। सभी लोग उस घाट पर खड़े होकर ही पानी भरते थे। बारिशों के मौसम में नदी का उफान काफ़ी तेज रहता था, इसलिए हम बेहद सावधानी से पानी भरते हैं। ऊपर से लगातार पानी में डूबे रहने की वजह से नीचे की कुछ सीढ़ियों में काई भी जमी रहती थी, इससे फिसलन और भी ज़्यादा हो जाती। ये ऐसे ही एक बारिश के समय की बात है। बारिशों की वजह से नदी का पानी उफान पर था। मैं अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने आई थी। तेज बहाव में सावधानी की वजह से एक बार में एक ही लड़की सीढ़ी की घाट पर खड़ी होकर पानी भरती। हमारे साथ एक लड़की हेमा थी। उसका नया नया ब्याह पक्का हुआ था। पूरे रास्ते भर वो खुशी खुशी सारी बातें बता हमारे साथ चल रहे थे। उसके ससुराल वालों ने उसे चांदी की एक पायल दी थी। बड़े ही गर्व से वो उनको पहनकर हमें दिखा रहे थे। पानी भरने की बारी हेमा की हुई। वो घाट पर खड़ी होकर सावधानी से पानी भर रही थी। इतने में ही एक लड़की ने उसे टोक दिया, अरे हेमा, देख तेरी पायल, वो नदी के पानी में कीचड़ लग रहा है उसमें। हेमा ने नीचे देखा। सच में नदी का तेज बहाव वाला पानी उसके पांव को छूते हुए जा रहा था। उसने पायल निकालने का फैसला किया। उसने अपना एक पांव ऊपर सीढ़ी पर रखा और दूसरा अभी भी नीचे वाली सीढ़ी पर ही था। ऊपर वाले पैर की पायल निकाल कर रखी ही थी कि अचानक पानी के बहाव और काई के फिसलन की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिरकर पानी के बहाव में नदी के साथ बह गई। बहाव इतना तेज था कि गिरने के कुछ ही सेकंड्स के बाद वो दिखना बंद हो गई। हमें भी लगभग 10 सेकंड्स लग गए ये समझने में कि ये एकदम से हो क्या गया। फिर मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। 1-2 लड़कियों भागकर हमारे घर में खबर देने गई, लेकिन सबको पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन दिनों अगर कोई पानी में बह जाता तो फिर उसका मिल पाना नामुमकिन रहता था। मायूस होकर हम सब वापस घर आ गए। रात को सोते समय भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज क्या हुआ। हमारा घर दूसरे माले पर था। वहाँ पर आम तौर पर घर 2 माले के होते थे और 2 घरों के बीच में
पतली सी गली होती थी। रात के लगभग 2 बजे हमारी नींद एक आवाज से टूटी। ये एक पायल की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहनकर हमारे और हमारे पड़ोस के घर के बीच की गली में चल रहा है। मैं नींद में थी, लेकिन देखा मम्मी उठकर इस गली के ऊपर वाली खिड़की से नीचे देख रहे थे कि आखिर नीचे है कौन। फिर एकदम से उनके गले से एक हुक निकली और वो तेज कदमों से आकर बिस्तर पर लेट गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ। उनकी बातों से मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैंने आगे नहीं पूछा। वो पायल की आवाज़ पूरी रात होती रही। कोई पायल पहनकर रात भर हमारी गली में एक ओर से दूसरे ओर चलता रहा। अगली सुबह घर की साफ सफाई करते हुए मम्मी को मेरे तकिए के नीचे एक पायल मिली। मम्मी ने मुझसे पूछा कि यह कहाँ से आई, तो मैंने मम्मी को बताया कि यह हेमा की पायल है। उसको उतारते समय ही वो फिसल कर बह गई। मैं इसे हेमा के घर पर आज देने वाली थी। मम्मी ने मुझे बहुत डांट लगाया। उन्होंने बताया कि मरे हुए लोगों की पसंद की चीज़ें अपने घर कभी नहीं रखनी चाहिए। उस रात को फिर 2 बजे के करीब पायल की आवाज़ होने लगी और मैं और मम्मी दोनों जागे हुए थे। मैं उठकर खिड़की से नीचे देखने को बढ़ी, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं नीचे देखूं। मम्मी ने बिना नीचे देखे वो दूसरी पायल खिड़की से नीचे फेंक दी। पायल के नीचे गिरते ही हमें ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई पायल पहनकर दौड़ रहा हो, और फिर वो आवाज़ बंद हो गई। मम्मी ने चुपके से नीचे देखा, फिर एक राहत की सांस ली और मुझे सोने के लिए कहा। अगली सुबह मम्मी ने मुझे बताया कि 2 रातों से हेमा आ रही थी हमारी गली में। उसे अपनी पायल वापस चाहिए थे। जब उसे उसकी पायल मिल गई तो वो चली गई। उस रात के बाद से फिर कभी भी हमारी गली में पायल की वैसी आवाज़ नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। ये बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं और मेरी पत्नी घूमने के लिए उत्तराखंड आए हुए थे। हम एक रिजॉर्ट में रुके थे जहाँ पर हर कपल के पास खुद का छोटा सा एक घर हुआ करता था। ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके ऊपर वाले माले पर आगे और पीछे दोनों तरफ बालकनी थी। आगे की बालकनी से देखने पर रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल दिखता और पीछे वाली बालकनी से देखो तो घना जंगल, और रिजॉर्ट के बीच में एक 7-8 फुट की दीवार थी। उस रात मैं और मेरी वाइफ टीवी देख रहे थे। हमें दूसरे फ्लोर पर थे, तो ऐसा समझो कि एक तरफ स्विमिंग पूल वाली बालकनी और एक तरफ जंगल वाली बालकनी, और बीच में रूम में हम टीवी देख रहे थे। कुछ ही देर में हमें एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। ये जंगल की तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई दूर जंगल में सीटी बजा रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती गई, जैसे जो भी सीटी बजा रहा था वो पास आ रहा था। एक समय ऐसा भी आया जैसे वो सीटी बजाने वाला ठीक हमारी बालकनी के सामने आ गया हो, लेकिन फिर सीटी की आवाज़ धीमी होने लगी, जैसे वो सीटी बजाने वाला अब काफ़ी दूर निकल गया हो। अब तक हम दोनों ने ही ये सीटी की आवाज़ इतनी बार सुन ली थी कि वो धुन जैसे याद हो गई थी। जब वो सीटी की आवाज़ हमसे काफ़ी दूर हो गई तो मेरी वाइफ ने मजाक में वैसी ही सीटी बजा दी। हम दोनों ही हंसने लगे। लगभग 5 सेकंड्स बाद वो जंगल से फिर वही सीटी की आवाज़ बजी, और ऐसा लगा कि जैसे सीटी बजाने वाला हमारी बालकनी के पास में ही हो।
मैं और मेरी वाइफ हंसने लगे कि हम किसी दूसरे के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर मेरा माथा ठनका। ये सीटी की आवाज़ तो इतनी दूर से आ रहे थे, फिर एकदम से इतनी पास कैसे? ये ऐसा था जैसे किसी ने 500 मीटर 5 सेकंड्स में ही कवर कर लिए हैं। ऊपर से रात को इतने घने जंगल में कौन सीटी मारता हुआ फिर रहा है? मैंने अपनी वाइफ को चुप कराया, फिर धीरे से जंगल की तरफ वाली बालकनी में गया। जंगल में कुछ दूरी पर एक आग सी जल रही थी। पता नहीं ये मशाल थी या लालटेन, लेकिन आग पक्के से थी। मैं घूर कर देख कर समझने की कोशिश करने लगा। इतने में हमारे पड़ोस के जो रो हाउस था, उसमें से एक आदमी अपनी बालकनी में आया। उसने मुझसे धीरे से कहा, वापस अंदर जाओ, सारी लाइट्स बंद कर दो और कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप रहना। मैंने ऐसा ही किया। हम दोनों कुछ समय बिल्कुल चुप रहे। हर थोड़ी देर में सीटी की आवाज़ अभी भी हो ही रहे थे, हमारी बालकनी के बिल्कुल पास से, जैसे ये जो भी चीज़ है हमारे वापस से सीटी मारने का इंतज़ार कर रही हो। लगभग आधे घंटे के बाद सीटी की आवाज़ फिर से कम होने लगी, जैसे ये फिर से दूर जा रही हो। जब सीटी की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, तब हमारे पड़ोस के रो हाउस वाला आदमी हमारे पास आया। उसने बताया कि ये जंगल में मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं जो सीटी बजाकर अपने साथियों को ढूंढ रही है। उसने पूछा कि सीटी बजाई किसने, तो मैंने बता दिया कि मेरी वाइफ ने बजाई थी। उसने जवाब दिया कि अच्छा हुआ आपकी वाइफ बालकनी पर नहीं थी, वरना वो भूत उस पर लग जाता। वो आदमी कुछ और समय हमारे साथ रुका, फिर हमें समझा कर चला गया। जब तक हम उस रिजॉर्ट में रहें, तब तक हर रात को सीटी की आवाज़ होती रही, पर अब हमने उसके साथ कभी भी मजाक नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।